हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो सेशन था उसमें हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाना था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है और किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। तो आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो इक्वेशन लिखने में तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है, बट वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो उस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये जानने के लिए आप साथ में बने रहिए। मैं एक बार आपको प्रीवियस जो पढ़ा था उसको रिवाइज करना चाहूँगा ब्रीफली। तो जो प्रीवियस सेशन में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है वो इक्वेशन एग्जैक्ट होगी अगर वो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस को फुलफिल करती है। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या थी? डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम बाय डेल एक्स। इसको हमने नाम दिया है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। ठीक है, ये है हमारी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। अगर कोई भी इक्वेशन जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है वो इस कंडीशन को फुलफिल करती है तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। पहला ही, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका जो सॉल्यूशन है ये हमने लिखा था। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? तो सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इज इक्वल टू सी, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद रखने वाली बात है कि फर्स्ट इंटीग्रल में वाई को कांस्टेंट मानते हुए हम इंटीग्रेशन करेंगे और सेकंड में एक्स नॉट कंटेन होना चाहिए, एक्स विल बी एब्सेंट। मैंने लिखा था ये कि एन शुड बी रिटन इन सच अ वे that x will be entirely absent, the terms of x will be entirely absent। ठीक, इस तरह से उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब मान लीजिए जो इक्वेशन हमें दी गई है, जो इक्वेशन है तो दिखने में तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है। ठीक है, दिखने में इक्वेशन सेम दिख रही है और हम हर किसी इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा भी आगे। लेकिन जब आपने कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक की तो ये देखने में मिल रहा है कि ये जो दोनों डेरिवेटिव्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है क्या हुआ? इसका अर्थ ये निकला कि इक्वेशन जो दी गई है इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम आज का जो सेशन है उसमें इसी तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बात करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ऐसी जो भी इक्वेशंस हैं जिसमें कि कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस फुलफिल नहीं हो रही है हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। वी विल कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें हेल्प करेगा जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाने में। तो अभी हम पहले बात करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, ये जो मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं तभी अप्लाई की जाएगी जब कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस जो है डेल एन बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स आपस में इक्वल नहीं हो तब। अगर इक्वल है तो आप इस सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे। ओके, नोट इट डाउन। वी विल अप्लाई दिस मेथड जो आज हम पढ़ने वाले हैं इन द कंडीशन व्हेन द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाएगा उसके लिए हम बात करते हैं। तो कुछ रूल्स हैं, आप लिखिएगा रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में आइए लिख सकते हैं। व्हेन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में इक्वेशन है हमारी? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, इसी फॉर्म में इक्वेशन है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, देयर आर 5 रूल्स। हम वन बाय वन रूल्स की बात करते हैं। तो रूल नंबर 1, रूल क्या कहता है कि मान लीजिए कि जो इक्वेशन है उसमें m और n जो है तो इसमें दो कंडीशन है। रूल नंबर में आप देखिएगा, पहली कंडीशन हम लेते हैं m and n आर होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ x and y, x y के होमोजेनियस फंक्शन। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन इसमें दी गई है mx प्लस एन वाई की वैल्यू जीरो नहीं आ रही।
अगर जीरो नहीं आ रही, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा हमारा? उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा 1/mx प्लस एन वाई। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है रूट वन के हिसाब से। रूट टू को भी हम साथ में लिख देते हैं। रूट टू क्या कहता है कि रूट ये बता रहा है कि जो एम है, इसमें भी दो कंडीशन आप देख सकते हैं कि जो एम लिखा गया है, एम इस तरह से लिखा गया है कि एम इज इक्वल टू वाई इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड एन जो लिखा गया है उस तरीके से है एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि एन में से वाई को कॉमन लिया जा सकता है, या दिख रहा है आपको विजिबल है, एन में से एक्स को कॉमन लिया जा सकता है, या एक्स दिख रहा है, और तो साथ ही साथ दूसरी कंडीशन भी है यहाँ पर। सेकंड कंडीशन है एम एक्स माइनस एन वाई विल नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, देन रूल टू के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1/mx माइनस एन वाई। ठीक है, अब हम रूल 3 की बात करते हैं। तो रूल 3 में जैसा कि रूल 1 और 2 में आपने पढ़ा, रूल 1 और 2 में आपके पास कोई कुछ पहचान थी कि एम और एन होमोजेनियस है तो आप रूल 1 अप्लाई करेंगे। रूल 2 है तो उसमें हम बात कर रहे थे कि एन में वाई का मल्टीप्लिकेशन और एन में एक्स का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा हो, लेकिन रूल 3 और रूल 4 में इसकी कोई पहचान नहीं है। तो रूल 3 क्या होगा? रूल 3 आप लिख सकते हैं तब अप्लाई होगा इफ 1/n into del m by del y minus del m by del x, इसकी वैल्यू आपने फाइंड की, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको केवल x की टर्म्स मिल रही है, फंक्शन ऑफ x मिल रहा है। अगर ऐसा केस है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा वो क्या होगा? e की पावर इंटीग्रल जो भी फाई आपको मिल रहा है फंक्शन ऑफ x, उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस तरीके से अब हम रूट 4 की बात करते हैं। तो रूट 4 क्या होगा? देखिए रूट 4 भी में लिखते हैं। रूट 4 अगर मान लीजिए इफ 1/m del n by del x माइनस del m by del y, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व किया, फंक्शन ऑफ y आ रही है। यहाँ पे ध्यान देने वाली y ऑफ x और y ऑफ x जो रूल थी और रूल की हमने बात की, तो या तो फंक्शन ऑफ x आ जाए या फंक्शन ऑफ y आ रहा है, या फिर कांस्टेंट भी आ सकता है। दोनों ही केस में आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रल y, ये चार रूल हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के। एक रूल और है रूल नंबर 5, उसको हम क्लास में बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं चारों के सॉल्यूशंस आपको बता दूंगा। उसके बाद हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। रूल नंबर 5, ठीक है। रूल 1 2 3 4 आपको क्लियर होना चाहिए। रूल 1 और 2 के लिए स्पेसिफिक कंडीशन है हमारे पास, एम और एन होमोजेनियस है तो रूल 1 अप्लाई होगा। एम और वाई एम और एन अगर इस तरह के दिख रहे हैं आपको, जिसमें वाई और एक्स कॉमन दिख रहा है या निकाला जा सकता है, रूल 2 अप्लाई होगा। रूल 3 और रूल 4 के लिए आपके पास में कोई कंडीशन नहीं है, वी हैव टू अप्लाई हिट एंड ट्रायल आप बोल सकते हैं कि आपको अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब जब आपने रूल्स निकाल लिए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? मैं आपको इस तरह की जो क्वेश्चन है उसको वर्किंग रूल बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। वर्किंग रूल सबसे पहले क्या होगी, आपके पास क्वेश्चन की होगी, तो इक्वेशन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपकी जो भी क्वेश्चन होगी इस फॉर्म में होना चाहिए, तो इक्वेशन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ही हम इन सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और आपने चेक किया और ये पाया कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है n का y के रिस्पेक्ट में और n का x के रिस्पेक्ट में दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं मतलब इक्वेशन आपकी नॉट एग्जैक्ट है। इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट है तो ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या होगी? फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए सुटेबल
रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सुटेबल रूल, जो भी रूल आपको लग रहा है कि रूल 1 अप्लाई हो सकता है, 2 3 4 जो भी अप्लाई होगा अप्लाई कर देंगे। अब रूल अप्लाई कर दिया तो फोर्थ स्टेप जो है वो है चेक इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड कर लिया, सॉरी चेक नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ जो इक्वेशन नंबर 1 है, गिवन इक्वेशन मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू द गिवन इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू द गिवन इक्वेशन, तो नई इक्वेशन मिलेगी। तो वो इक्वेशन जो बनेगी वो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ m1 dx मतलब प्लस n1 dy। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि m1 इसलिए होगी n1 में आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई किया, so n1 is indicating there is some change in n, similarly n1 is indicating there is some change in n, right। अब फिर स्टेप होगी, नाउ अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि जो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो सही है या गलत। तो जो भी m1 आपको मिला उसको डिफरेंशिएट करेंगे y के लिए और n1 जो निकाला वो x के लिए। अगर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिल्कुल सही निकाला तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल होगा, और अगर ये है तो मैं बोल सकता हूँ कि इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बन गई है। नाउ द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, राइट। एग्जैक्ट है तो आप क्या करेंगे लास्ट में सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रल m1 dx, m1 इसलिए क्योंकि अब आपकी नई इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन गई है, पुरानी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, ठीक है। इंटीग्रल m1 dx प्लस n1 dy इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इक्वेशंस, और बात वही रहेगी यहाँ पर y कांस्टेंट माना जाएगा और यहाँ पर जो रहेगा नॉट कंटेनिंग x। ये स्टेप्स हैं आपकी जिसको आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, कई बुक्स या कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो बोलते हैं कि स्टेप नंबर 5 पे जो आपने कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस चेक की है उसको अप्लाई करना जरूरी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं है ना, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आप बोलते हैं रिक्वायर्ड नहीं है बट इट एडवाइजेबल, ये आपको एडवाइजेबल है कि आप इसको अप्लाई करके देखें। रीजन क्या है, क्योंकि कई बार हम जब हमें लग रहा है कि रूल 1 से इक्वेशन एग्जैक्ट बन रही है बट कुछ मिस्टेक हो गई है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर गलत निकाल लिया, और आप जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कैलकुलेशन में गलती हुई है तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं देन वी हैव टू चेक दिस कंडीशन, दिस इज एडवाइजेबल, ठीक है। दिस इज नॉट नेसेसरी बट एडवाइस है, जो सलाह है आपके लिए कि इसको करेंगे तो गलत होने के चांस कम हो जाएंगे, तो दिस इज रिकमेंडेड टू चेक दिस कंडीशन। अदरवाइज अगर आप श्योर हैं कि आपने सही रूल अप्लाई किया है और आपने इंटीग्रेटेड फैक्टर बिल्कुल सही निकाला है तो आप स्टेप नंबर 5 को ओमिट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 से स्टेप नंबर 6 पर जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो डिस्कस किया ये पूरे वर्किंग रूल है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो रूल्स को आप पढ़िए और जो अगला सेक्शन होगा उसमें हम वन बाय वन सारे रूल्स के सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और ये रूल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं तो आप अच्छे से याद करिए। बाकी आप जुड़े रहिए, जो भी सजेशंस हैं आपके वेलकम है। तो फॉर द नेक्स्ट सेशन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।